नमस्कार दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण एक सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बैकवर्ड क्लास लड़ रही है। मैं पिछले कई दिनों से ये बात बहुत अच्छी तरीके से देख रहा था कि ये वास्तव में सामाजिक न्याय की लड़ाई है और सामाजिक मंच पर लड़ी जाए, और यदि इसमें दलीय राजनीति कम से कम हो, मैं नहीं कहता हूँ नहीं हो, मगर कम से कम हो, तो जो बैकवर्ड क्लास सोसाइटी है उसका सबसे ज़्यादा हित होगा। आरक्षण एक सामर्थ्यकारी उपबंध है, राज्य का तय बात है, राज्य आपको प्रदान करता है, एक संरक्षण है, समानता के सिद्धांत को इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है, प्राकृतिक न्याय को स्थापित करने का एक तरीका है, जिसमें कोई शक नहीं है। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, यदि मैं ये कहूं कि मुमकिन नहीं है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोचकर उलझाया है। इतना सिंपल चीज नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। और यदि कोई एक ऑर्डर, मैं कोई आपको एज ए प्रोफेसर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज एक पर्सन आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई टेक्निकल बात करूँगा कि भाई ऐसे हो गया या ये प्रावधान है, ये बात भी मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर अलग होता है और जब आप सोसाइटी समाज की बात कर रहे होते हैं तब आपके सामने एक अलग बात होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब संविधान बन रहा था और संविधान के अंदर जब आर्टिकल 341 और 42 की बात चल रही थी, उस दौरान एक बिहार के पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम RL चंद्रपुरी था, या राम लखन चंद्रापुरी कहते हैं जिसको जनरली। बैकवर्ड रिजर्वेशन को लेकर यदि किसी ने सबसे लंबी और प्रारंभिक लड़ाई लड़ी है तो RL चंद्रापुरी ने लड़ी थी। इन्होंने संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनसे इन्होंने मुलाकात की और ये बात कही कि आप आर्टिकल 340 का संविधान के अंदर प्रावधान करिए, बैकवर्ड क्लास के लिए जिस प्रकार आप ST और SC के बारे में सोच रहे हैं उस प्रकार बैकवर्ड क्लास के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये तब स्थापित होगा जब आप इस वर्ग के लिए भी कुछ करेंगे। विद्यार्थियों, चंद्रापुरी कोई नॉर्मल ऐसा नहीं है कि एक सामान्य आदमी था खड़ा हो गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय की दीवार पार करने वाला ये पहला व्यक्ति था। यह शिवाजी की सेना के एक मेजर कैडर के आदमी बालाजी राव की 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति है। बिहार में कुर्मी जाति का, पिछड़ा किसान जाति का यदि किसी ने स्टार्ट में बात की, जब वहां पर कर्पूरी ठाकुर की गवर्नमेंट होती थी तब पहली बार बिहार के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर वो बिल लाए थे। पास होना नहीं होना बात अलग थी,
पास नहीं हुआ। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों 2/3 वोट उसके विपक्ष में पड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चंद्रापुरी के बीच में कैसे रिश्ते थे, इस पर एक किताब है, नेहरू एंड वर्सेस चंद्रापुरी। पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। मैं कहूंगा तो राजनीति हो जाएगी। चंद्रापुरी ने कोई यूं लड़ाई लड़के नहीं छोड़ी थी। उनकी इस लड़ाई की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को काका कालेलकर आयोग को बनाना पड़ा था। एक संवैधानिक आयोग, और मूल उद्देश्य आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 340 है उसके अंदर खास बात लिखी हुई है, जो चंद्रापुरी के ही प्रयासों से जोड़ा गया। ये किसी का एहसान नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। बैकवर्ड क्लास को बाद में भले ही वर्गों ने अपने साथ मिला दिया हो कि हम एक जैसे हैं, ये गैर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ने वाला, ये गैर ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सामाजिक संगठन है जिसने सबसे पहले आवाज बुलंद की। नजर रही है इस समाज पर, स्टार्ट से नजर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए जब काका कालेलकर कमीशन बनाया गया था, आपने कभी ये सोचा है काका कालेलकर कौन थे? हमें कम से कम इन चीजों का बैकग्राउंड देखना चाहिए। दत्तात्रेय बालाकृष्णन कालेलकर एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे जो साबरमती आश्रम के सदस्य थे। और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को राजेंद्र प्रसाद साहब को दी थी और नेहरू के पास गई, सीधी सी बात है, 2399 जातियों की उन्होंने पहचान की और ये कहा कि उनको 70% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप यहां बात नोट करिएगा, 70% रिजर्वेशन की बात कही थी उन्होंने। ऑल वुमेन्स आर बैकवर्ड कहने वाला ये वो व्यक्ति है। जब स्टेट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का काम करना शुरू किया, देना शुरू किया, कई राज्यों ने अपने हिसाब से लागू किया और उसमें एक मैसूर राज्य भी था जिसमें कर्नाटक कहते हैं आजकल अपन जिसको कहते हैं। उसने जब 68% रिजर्वेशन दिया तो MR बालाजी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जब डिसीजन दिया तो ये कहा कि आरक्षण जो जाति आधारित है वो 50% के बार की लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं कोई आपको रिजर्वेशन नहीं पढ़ा रहा, मगर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 50% से ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। मगर आप हर केस के एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर आप दूसरे केस में डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये उन्होंने जो बात कही वो सुनिए। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो आधार है वो जाति नहीं होना चाहिए। आप 50% के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन का आधार जाति नहीं होना चाहिए और ना ही आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते, आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। दूसरा, जाति पहचान नहीं हो सकती और 50% से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती। यूपी की एक लड़की कुमारी जयश्री जब केरल स्टेट के विरुद्ध गई 1967 के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जाति अकेली पिछड़ेपन का आधार नहीं हो सकती, मगर जाति के साथ यदि निर्धनता है जुड़ी हुई है तो पिछड़ेपन का आधार हो सकती है। पहली बार जाति को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जाति पिछड़ेपन का आधार हो सकती है। केसी बसंत कुमार का मामला 1985,
चंद्रचूड़ साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, राजीव गांधी की सरकार होती थी। उन्होंने जयश्री के मामले में जो बात कही थी, जाति और निर्धनता, उस बात को स्वीकार किया। मगर बात सुनो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है पदोन्नतियों के अंदर जो चल रहा है, ये आगे 15 साल के बाद नहीं रहना चाहिए और उन्हें भी आर्थिक परख से गुजरना चाहिए, दोहरे मानक से गुजरना चाहिए। एक जाति और एक आर्थिक, दो मानक जब कंप्लीट करे तब उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं मिलना चाहिए। बढ़िया बात कही, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोहरे परीक्षण का सिद्धांत इस्टेब्लिश किया, एसटी एससी पर लागू होना चाहिए, ये बात कही। मगर इसके साथ उन्होंने कहा 5 साल के अंदर, हर 5 साल बाद आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि स्थितियां बदलती रहती है। पर इसी बीच जब 1977 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उस समय चौधरी शरण सिंह साहब जब गृह मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने 2 काम किए थे, बड़े महत्वपूर्ण काम थे। एक तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था और दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था। दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया 340 के तहत। किसके लिए? पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से लोग हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। इसकी पहचान के लिए मंडल कमीशन बना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जनता पार्टी के सांसद थे। आपको ये लगता होगा कि मैं आरक्षण आपकी बात जो कह रहा हूं फैक्ट, मैं ये कह रहा हूं पहले आप फैक्ट को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसमें प्रॉब्लम कहां है और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। केवल अपनी दुकानें जमाने के लिए आप यदि ये काम करने शुरू कर दोगे तो मैं बताऊं ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। और कम से कम वो बच्चा जिसने आंखों में सपने हैं, उसके आंख में पानी आ गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हो आप इस चीज का, गलत चीजें क्यों परोस रहे हो लोगों के बीच में। हाँ, लड़ाई सामाजिक है, समाज के लेवल पर लड़िए, सभी वर्गों को साथ में लेकर लड़िए, क्योंकि ये मुकाबला लंबा चलने वाला है और आपको ये तो समस्याएं है ही नहीं। अभी जो आपके सामने आगे जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आपके सामने इससे बहुत खतरनाक है और पक्का शक है कि वो खराब करेगी हालात, जिसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप डरा धमका कर लोगों को ट्रोल करके, धमकियां देकर, अरे आपका कोई नहीं है। तुम लोग जिनसे धमका कर वीडियो बनवा रहे हो वो तुम्हारे नहीं है। वो अपने दुकानें चलाने में इतने होशियार हैं कि आपके कहने पर यदि वो कह देते हैं सॉरी तो क्या फर्क पड़ गया और तुम लोग खुश होके बैठ जाओ। आपने ऐसे करके कई बार सत्ता हाथ से निकल गई आपकी। क्या हो जाता है इससे? ये तो वो एक बढ़िया की उसकी इंटेलेक्चुअलिटी है कि वो आपके सामने जब पता है कि मूर्ख सामने भिड़ रहा है तो सॉरी बोलने में गुनाह क्या है। और जो तुम्हारे साथ यहाँ जो आपके बात कर रहे हैं उनको पता है दुकानें हमारी इस आधार पर चलती है और यदि ये को खिंचक गई दुकानें गिर जाएगी। ये दीवारें जो खड़ी की हुई है ये ज्यादा मजबूत नहीं है उनकी। तुम दूसरे के घरों की ईंटें बनना छूट जाओ, ये छोड़ दो और ईंटें जब तक बनोगे तब तक तुम पर आश्रित ही रहने वाले हो।
एक का प्रचार कर रहे हो, दूसरे को आप दड़ाम कर रहे हो। सोचो, आप ये बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, छोटे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मजबूर हैं वो लोग, आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को ट्रोल करवा रहे हो। या तो करो तो ढंग से करो, फिर इस क्लियर कट लाइन खींचे, दीवार तय, या इधर होगा या इधर होगा, हम नहीं जाएंगे। हम गैर बैकवर्ड क्लास के वहां ना पढ़ेंगे और ना पढ़ाएंगे। तय कर दो। इसके लिए मजबूती चाहिए, कलेजा चाहिए। हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं क्योंकि हमारे अंदर का मामला अब वो नहीं रहा, क्योंकि हम बर्बाद कर सकते हैं किसी को, खड़ा नहीं कर सकते किसी को, और खुद भी होने की कैपेसिटी मुझे नहीं लगता है इस हालातों के अंदर आप आ जाओगे। बीपी मंडल आयोग जो बना, उसके सामने कई प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही थी कि भाई आधार जाति को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि 79 में बना था जनवरी के अंदर, और 80 दिसंबर में रिपोर्ट दी थी। इसने रिपोर्ट दी तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और गठन हुआ था तब सरकार मोरारजी देसाई की थी। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात जो कही, मेरी बात आप सुनना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। उनका जो रिपोर्ट का अध्याय 13वां है, कभी आप पढ़ें तो उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगी वो चीजें जो वास्तव में हम भूलकर कहीं गलती करते हैं। जो उसका अध्याय 13वां था, उनमें 40 स्तुतियां थी, 40 पॉइंट थे, 40 पॉइंट थे, और केवल 40 में से 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 92 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो 16 नवंबर को आया था इंदिरा साहनी केस के अंदर, केवल 2 पॉइंट एक्सेप्ट किए, 2 पॉइंटों को स्वीकार किया, ओनली 2, 40 में से 2 को ही स्वीकार किया। एक तो 27% रिजर्वेशन दे दिया, और एक कमीशन की बात, जो निकाय बनाने की बात थी, वो बना दी। जबकि देखो, मंडल आयोग ने ये बात साफ साफ कही थी कि 52% जातियां, आप ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूं, 1980 की बात कर रहा हूं, 1931 की जनगणना के आधार पर वो डाटा दे रहे हैं। देश की हालात देखिए आप, 1931 की जनगणना के आंकड़े आधार बना रहे हैं, और उस समय 3743 जातियां, अब कितनी हो गई है सोच लीजिए। उस समय जो बैकवर्ड क्लास मानी गई, वो उस समय 52% 1931 की जनगणना के आधार पर थी। आज 65% से ज्यादा पार हो चुकी है बैकवर्ड क्लास। उन्होंने कहा बैकवर्ड क्लास को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, जैसा एसटी एससी को मिलता है वैसा का वैसा मिलना चाहिए, और एसटी और एससी की तरह ही उसे रोस्टर मिलना चाहिए। मिलता है, पदोन्नति में आरक्षण मिलता है। बैकलॉग 3 वर्ष तक रहना चाहिए, फीस मिलनी चाहिए, वजीफा मिलना चाहिए, छात्रावास मिलना चाहिए, भोजन मिलनी चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए, स्कूल जाने वाले को कपड़े मिलने चाहिए, कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमिहीन लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास के, उनको जमीन मिलनी चाहिए। बैकवर्ड के लिए एक विकास, एक निकाय बनना चाहिए, डेवलपमेंट निगम बनना चाहिए, उसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनना चाहिए। मगर देखो, जब सरकार के सामने गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, कुछ होना ही नहीं था, हुआ ही नहीं।
राजीव गांधी जी के सामने गया तो राजीव गांधी जी ने यह कहा कि यह कैन ऑफ वर्म है, कूड़े में डालने लायक रिपोर्ट है, कूड़े में डाल दो, कैन ऑफ वर्म। मगर उस व्यक्ति को जिन्होंने सरकार बाहर से समर्थन लेकर, दो दलों का जो विरोधी दल, देखिए बीजेपी और कम्युनिस्ट दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जिसमें अच्छी तरीके से अपन जानते हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मगर अपन जानते हैं जहां विचारधारा पढ़नी है वहां पढ़नी है। तो दोनों अलग अलग विचारधारा के थे और इस अलग अलग विचारधारा के होने के बाद में भी उन्होंने जो बीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। सरकार कैसे गिरी कहने की जरूरत नहीं, मगर उन्होंने 13 अगस्त 1990 को एक जॉइंट सेक्रेटरी के 3 लाइन के ऑर्डर से बैकवर्ड क्लास को 27% रिजर्वेशन दे दिया। देश के अंदर स्थितियां बदली, जो हुआ कहने की जरूरत नहीं। मंडल आयोग की इस रिपोर्ट पर और उस समय जो मामले दर्ज हुए और 1991 में जो आरक्षण दिया गया पीवी नरसिंहा राव द्वारा, आर्थिक वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, उन पर भी विचार हुआ। और इंदिरा साहनी केस के अंदर एक डिसीजन आया जिसको लोग ये आधार बनाकर आपको 30 साल हो गए ठग रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कहीं पर भी इंदिरा साहनी केस में यह नहीं लिखा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कोई लाके बता दे। उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि 50% की लिमिट होनी चाहिए, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है। प्रोफेसर बने हुए पॉलिटिकल साइंस के लोग गलत व्याख्या जो लिख, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं, उस बात को भी आप लोगों के सामने परोस कर कहते हो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हो क्या रहा है? मगर तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम वो दूधारू गाय हो जिस गाय को कभी भी दूध निकाला जा सकता है। यदि गरीब ऐसे बकरी बन के जियोगे, पार नहीं उतरेगी। विद्यार्थियों, पदोन्नति पर आरक्षण की बात बैकवर्ड क्लास को नहीं मिलता, मांग भी नहीं कर रहे हैं आप मांग भी नहीं कर रहे। सबसे बड़ा धोखा तो आपके यही हो रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बैकवर्ड से हो रहा है और प्रमोशन में आप जनरल में चले जाते हैं तो आपका तो प्रमोशन होता ही नहीं है। या तो स्वर्ण जाएगा ऊपर, या जो कैटेगरी में जिनको प्रमोशन मिल रहा है एसटी एससी को, वो आपके पदोन्नति में ऊपर चला जाएगा। आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आपका तो काम ऐसे ही तमाम हो गया। जो प्रमोशन की महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर जाकर आप डिसीजन मेकर बन सकते हो, वो आपको देंगे ही नहीं, तो आप कभी वो निर्णय लेने की कैपेसिटी पैदा, आप वो वहां जा ही नहीं सकते। केवल मास्टर से हेडमास्टर बनना ही प्रमोशन नहीं होता, कलेक्टर से सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बनना भी प्रमोशन होता है। मगर वो है ही नहीं आपके पास, आप जनरल फाइट करें, अब आप पहुंच कैसे सकते? पहुंच ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? पदोन्नति में आरक्षण हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो एससी एसटी को भी कहा था कि पदोन्नति में रिजर्वेशन 5 साल बाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बसंत कुमार केस में 85 में कहा जा चुका था कि 15 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आपने कब माना सुप्रीम कोर्ट को? और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए आपने 77वां संविधान संशोधन पास किया 17 जून को। 2 साल पहले 97 में खत्म होना चाहिए था, आपने 95 में पास किया 17 जून को, और पदोन्नति में रिजर्वेशन आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 का सब क्लॉज का जोड़ कर दे दिया। जब उन्होंने कहा, वरिष्ठ कहा ही नहीं,
उन्होंने कहा प्रमोशन के साथ हमें साहब सीनियरिटी नहीं मिल रही है। आपने फिर उसी क्लॉज के अंदर आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के सब क्लॉज के अंदर एक के अंदर फिर अमेंडमेंट किया, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। और खास बात देखिए, इस संविधान के साथ आपने जो किया, आप देखिए ये जो 2001 का अमेंडमेंट था, ये 1995 से लागू किया। ये 17 जून 1995 से लागू होगा। वरिष्ठता जो मिलेगी वो 1995 से मिलेगी। आप संशोधन कर रहे हैं 2001 में और लागू कर रहे हैं 1995 से, मगर बैकवर्ड को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैकवर्ड तो बैकवर्ड है। बैकलॉग का कॉन्सेप्ट था 3 साल से ज्यादा नहीं जाएगी, मगर 81वां संविधान संशोधन किया और बैकलॉग को असीमित कर दिया। आज बैकलॉग चलती है समानांतर, कितनी भी दूरी तक जाए। आपने प्रशासनिक दक्षता की बात जो आर्टिकल 335 में कही गई, आपने उसको संशोधन कर दिया। न्यूनतम अर्हता अंक जो होना चाहिए, वास्तव में जो प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए, किसी प्रशासन का आधार होती है, आपने उसको न्यूनतम तक गिराया, से भी नीचे गिरा दिया। माइनस में नंबर आ जाए जो भी प्रोफेसर बन जाएगा। फिर आप कह रहे हो कि हमारा मिशन चंद्रयान है, वो चंद्रमा पर उतरा नहीं, लैंड नहीं हुआ। कहां से लैंड होगा? नींबू के भरोसे होगा। ये देश की हालत है। मगर तुम्हारे लिए अमेंडमेंट नहीं होगा। अमेंडमेंट कर दो भाई, बैकवर्ड क्लास को भी दे दीजिए। और स्टेट ने तो 21% ही दिया। अगली बात, मैं ये बातें आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मांग को तेज करिए जमाई। मैं कह रहा हूं कि जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये बात ठीक है? एक क्लॉज जोड़ा गया रिजर्वेशन के अंदर बैकवर्ड क्लास के लिए। एक देखिए, जिन लोगों ने रिजर्वेशन के बेनिफिट का, रिजर्वेशन की कैटेगरी में यदि उम्र का फायदा ले लिया है, आपने शैक्षणिक योग्यता में फायदा ले लिया है, फीस को छोड़कर कोई फायदा आपने ले लिया है, फॉर्म भरते समय आपने ले लिया है, तो आपको मेरिट पोल में जा ही नहीं सकते। आप मेरिट पोल में नहीं जाओगे। क्यों? बैकवर्ड क्लास का यदि कोई आदमी, तो रिजर्वेशन किस बात का है? उसको छूट मिल रही है 3 साल की। यदि 3 साल की छूट ले ली तो वो बैकवर्ड ही रहेगा, वो मेरिट पोल में नहीं जाएगा। मेरिट पोल कोई जनरल के लिए थोड़ी है, मेरिट पोल किसी कैटेगरी के लिए थोड़ी है। मेरिट पोल में तो सब जाने चाहिए, 1 से मेरिट शुरू होने चाहिए, 40 तक कंटिन्यू आनी चाहिए। आप कह रहे उसमें यदि मान लीजिए 3 नंबर पर लड़का है, मेरिट में तीसरे नंबर पर है, और उसने यदि बैकवर्ड क्लास में उम्र का फायदा ले लिया है, या शैक्षणिक योग्यता का फायदा ले लिया है, या और कोई फायदा ले लिया फीस को छोड़कर, तो आप उसको कहोगे आप बैकवर्ड ही खाओगे, आप जनरल नहीं जाओगे। सीट तो वही खा जाते हो, सीट खत्म हो गई भाई। उस आदमी की सीट का क्या हुआ? वो क्यों नहीं जा सकता मेरिट में? जब रिजर्व उसको छूट आप दे रहे, छूट का मतलब क्या है? छूट का मतलब है कि वो जनरल हो रहा है ना, वो अनरिजर्व हो रहा है ना। आप अनरिजर्व रख ही नहीं रहे हो। छूट लेते उसको तो आपने एक फिक्स डिब्बे में डाल दिया, लाइन में, आप उसी में ही रहोगे। ऐसे कई लड़के 2018 की भर्ती के कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में। वो कह रहे हैं साहब सामान्य से ज्यादा नंबर होते हुए सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने कहा कि बैकवर्ड की जो कट ऑफ है वो ऊपर है, आपका हो नहीं सकता वेटिंग में। वेटिंग निकाली, वेटिंग में उन लड़कों का सिलेक्शन। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण बता दूं। फिर लड़ाई में कहीं आधार नहीं है। इन चीजों को लड़ाई में कहीं जगह नहीं दिया, प्रमोशन को कहीं जगह नहीं दी, रोस्टर को सिस्टमेटिक कैसे होना चाहिए आपने कहीं जगह नहीं दी। एक बात रटी हुई है 27%। क्यों 27% कर दें? जब यदि आपको पहली बात ध्यान रखनी चाहिए, आपके साथ अगला काम जो होना है, रोहिणी कमीशन 2017 में बनाया जा चुका है। 13 बार यूनियन गवर्नमेंट इसका कार्यकाल बढ़ा चुकी है। जनवरी 2023 तक रोहिणी कमीशन का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। क्या कर रहा है रोहिणी कमीशन? आपने सुना है?
जो ये रोहिणी कमीशन है, इसको काम ये दिया गया है कि बैकवर्ड क्लास को क्लासिफिकेशन कर दो ताकि जिन छूट जाए। और आधार क्या बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं उसमें 25% जातियां वो हैं जो 97% सीटें खाती है। सुनना मेरी बात, आप मेरी फैक्ट को सुनना, बात को ध्यान से आप सुनिए। मैं कोई पॉलिटिकल या पढ़ा नहीं रहा हूं, आपसे जनरल बात कर रहा हूं। 25% जातियां जो हैं वो 97% सीटें खा जाती हैं। और उसमें भी 10 जातियां ऐसी है जो 25% सीटें खा जाती है, और 1000 जातियां इसमें से ऐसी हैं जिनको 0 सीट मिलती है, सीट मिलती ही नहीं है ओबीसी। इसलिए इनका उप वर्गीकरण किया जाए, सब क्लासिफिकेशन किया जाए ताकि सबको आरक्षण का फायदा मिले। ये सब कैटेगराइजेशन करने का, वर्गीकरण करने का जो काम है ये रोहिणी कमीशन करेगा। ये पहचान का, आइडेंटिफाई का काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। आप कहेंगे साहब ये तो ठीक ही लग रहा है। ठीक यूं नहीं लग रहा है। आप आंकड़ा बता रहे हैं 1931 की जनगणना का, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता से पहले के आंकड़ों को आधार बना रहे हैं। उसके बाद तो कई जातियां बन गई। आज 70-80 साल बाद, 90 साल बाद आप ये तय नहीं कर पाए हैं कि आंकड़े बैकवर्ड क्लास के क्या है। और जनगणना आपने करवाई तो आंकड़े आप अभी तक उजागर नहीं कर रहे हैं। क्या सोच है भाई आपका, इसमें क्या ऐसा अंदर गूढ़ रहस्य है जो छिपा हुआ है, जो आप खुला करने से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में पड़ेगी? क्या है ऐसा? क्या इच्छा है सरकार की? और सब क्लासिफिकेशन आप 1931 की जनगणना के आधार पर करे हो। दुनिया के किसी देश को कहोगे ना तो कहेंगे ये हिंदुस्तान है जिसके 1931 की जनगणना से 2021 में फैसला कर रहे हैं, 2023 में फैसला कर रहे हैं। और आनुपातिक बांट रहे हैं आप। उसमें 4 कैटेगरी बनाई है उन्होंने रिपोर्ट में। 4 कैटेगरी हैं, 2%, 6%, 9% एंड 10%। जिस दिन ये रिपोर्ट आकर आपके सामने आ गई उस दिन आप देख लेना, आपका काम ऐसे ही तमाम हो जाएगा, आप ऐसे ही पार हो जाओगे। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग होनी चाहिए, जनगणना 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं और 2021 में जो ले रहे हैं, जो 22 में जनगणना करवा रहे हैं, इस आंकड़े आप वो बैकवर्ड क्लास की अलग से कैटेगरी वाइज करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कहीं पर भी देश के लिए और हमारी व्यवस्था के लिए कहीं भी खतरनाक नहीं है। सरकारों के लिए हो सकता तो सरकारें जाए आए, सरकारों का क्या है। आंकड़े आने चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यही रिपोर्ट 2000 जनवरी तक बढ़ाई है। इससे पहले नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया, निकल जाओ नहीं तो डूब जाएंगे। नीतीश कुमार जी निकल गए क्योंकि उन्हें पता है ये डुबोएगी, क्योंकि ये डूबेंगे तब हम भी डूबेंगे। मगर हम डुबो सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना, हम खड़े नहीं हो सकते। ये हमारे अंदर, हमारी स्थिति, हम बन ही नहीं पाए ऐसे। कई बार लोग जनरली बात कहते हैं, साहब बताइए 27% नहीं मांगे तो कितना मांग लें, आप बता दीजिए कितना मांग लें, तरीका बताओ। तरीका है, आरक्षण लागू किया गया था और आरक्षण देने के पीछे जो वास्तविक लॉजिक है मैं आपको बता दूं। जो वर्ग जितने परसेंटेज हैं, चाहे वो एससी हैं, चाहे वो एसटी हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, जितने परसेंटेज हैं आप आंकड़े तय करिए। हर 10 साल बाद जनगणना होती है, उसका 50% रिजर्वेशन दे दो, उसका 50% दे दो। भाई मान लीजिए
EWS 15% है, 7.5% उनको दे दो। बैकवर्ड क्लास, यदि मान लीजिए आप ये मानते हैं कि 65% है, %32.5 दे दो, आधा दो। 50% का मतलब ये होता है, 50% का मतलब आप अपनी मर्जी से गिनती करके 50 तक लाओगे, ये नहीं होता है। ये कभी नहीं सोचा था, संविधान वेताओं की इच्छा कभी नहीं थी। उनका ये था कि जो कैटेगरी जितनी है उसका आधा दो। गलत क्या है इसमें? एससी जितनी पॉपुलेशन है उसका 50% दे दो उनको रिजर्वेशन, एसटी को 50% दे दो, ईडब्ल्यूएस को 50% दे दो। भाई गलत क्या? युक्ति संगत नहीं है क्या? प्राकृतिक न्याय के अनुकूल नहीं है क्या? भेदभाव है क्या इसमें? बैकवर्ड क्लास जितनी है उसका आधा दे दो। और सीधी सी बात है, सभी पर दोहरा परीक्षण लागू कर दो, अपने आप जो रिजर्वेशन ले लेगा बाहर होता जाएगा और लोगों को फायदा मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। जो आदमी गरीब है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, जो पहुंच नहीं है, उस आदमी को फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, उसको बेनिफिट मिलेगा जबरदस्त। क्लियर हो जाएगा। और 50% से ज्यादा कभी होगा ही नहीं, वो आरक्षण होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रत्येक कैटेगरी के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसका 50% रिजर्वेशन दिया है। नो प्रॉब्लम, कभी नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। मगर आपने क्या किया? जिनके प्रति आपकी तुष्टीकरण की नीति थी उनको पूरा का पूरा खिचकाया, और जिनके पास कुछ पता था कि ये लोग यूजफुल है उनको आपने कभी 21, कभी 22, कभी का 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी का ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। संविधान आड़े आ रहा है, कोर्ट आड़े आ रहा है। कहाँ कोर्ट आड़े आ रहा है? कहाँ संविधान आड़े आ रहा है? आड़े आ रही हमारी नीतियां। और दूसरा, इन लोगों के करतूत। इस सोसाइटी, ये वर्ग भी ऐसा है कि कर भी कुछ नहीं सकता। आंदोलन कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, किसी को गिरा सकता है, खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो है ही नहीं। बहुत जरूरी चीजें हैं, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के बाद पहले से तैयारी रखिए, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा, जिसमें कोई शक नहीं है। ये तय बात है। हमें पूरी अच्छी तरीके से इन चीजों का स्टडी करनी चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं, 1990 हमारे लिए एक वाटरशेड मूवमेंट था, और 2023 हो सकता है वाटरशेड मूवमेंट हो दोबारा। मैं वाटरशेड इसलिए कह रहा हूं, कोई आलोचना नहीं करें, क्या होगा आप समझ लीजिए। पहचान करने में लोगों ने 1950 से 1992 लगा दिया, पहचान करने में, और 92 से लगाकर 2023 तक आपको यह कहकर लेके आ गए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। एक तरफ दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। ये हमें सोचना चाहिए। दूसरा, आप जो 2018 के एक ऑर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलना है। हाँ, ऑर्डर वापस हो जाएगा, सरकार कर लेगी, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ये कायदा है कि कैटेगरी के अंदर जितने परसेंटेज जिस आप को दे रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों को 12.5%, 5% या 15% रिजर्वेशन है, तो ओबीसी कैटेगरी का जितने परसेंट रिजर्वेशन है, जितने लोग रिजर्व है, सीट रिजर्व है, उसका 12.5% फौजियों को दे दो। ये इट्स क्लियर। वो समायोजन का काम ये बंद हो जाएगा। ये गलत है, और ये लड़ाई मैं नहीं कह रहा हूं कि, मगर इससे वो बात नहीं है। वो समायोजन का जो तरीका है वो थोड़ा सा प्रशासनिक लेवल पर गलत, ये कोई मेरे ख्याल से इंटेंशनली किया हुआ काम तो नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कहता, मगर इसमें यही रहा है कि फौजियों का
रिजर्वेशन जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए वो कैटेगरी के अंदर जिस कैटेगरी का आप उसमें डालते हो तो बैकवर्ड क्लास के फौजी ज़्यादा होते हैं और वो उसमें चले जाते हैं ना, तो फिर वो सीट क्या है कि बैकवर्ड क्लास की मर जाती है। एक स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसको मिलती नहीं है। बात ये हो जाती है, प्रॉब्लम ये है। वो तो ऑर्डर वापस हो जाएगा, बात खत्म। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 12.5% सीट फौजी को मिलेगी, वो ओबीसी में ओबीसी को मिल जाएगी। हाँ, इससे फौजियों को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे टोटल सीट की जो हम निकाल रहे थे, 12.5% दे रहे, 13 सीट दे रहे थे 100 में से मान लें, तो या तो फौजी जनरली अनरिजर्व कैटेगरी का होता था, ईडब्ल्यूएस का होता था, या बैकवर्ड क्लास का होता था। तो जिस कैटेगरी में होता था उनको पूरी 13 सीटें मिल जाती थी। जैसे 9 बैकवर्ड क्लास में मिल गई, 1 ईडब्ल्यूएस में मिल गई, या 2 ईडब्ल्यूएस में मिल गई, ऐसे मिल जाती थी। एससी और एसटी के अंदर जनरली मैं आपसे कह रहा हूं 1 आध फौजी होता है। जनरली सीट 3-4 रिजर्व होती है तो फौजी होता है 1 आध। तो वो सीट एससी के लड़के को मिल जाती है। क्यों? मैंने कहा ना, वो अगली बार एक बार ही कैरी फॉरवर्ड होती है, आगे फॉरवर्ड होती नहीं है, तो वो अपने आप में उस बच्चे को मिल जाती है, फायदा हो जाता है। अब जब आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज 12.5 कर दोगे तो एससी एसटी में तो वहां पर क्या होगा कि फौजी 1 आध होगा, वो फायदा ले लेगा ज़्यादा, उनकी जितनी सीटें रिजर्व है उतनी ले नहीं पाएंगे तो खाली रह जाएगी। और बैकवर्ड क्लास में जो फौजी 9 आ रहे थे वहां पर 3 ही आ पाएंगे। तो फौजियों को जो टोटल 12.5% था वहां पर उनका घट जाएगा, ये परसेंटेज जो है उनका वो घट जाएगा और कम हो जाएगा, प्रैक्टिकली कम हो जाएगा। बाकी रिजर्वेशन तो उतना ही दिया जाएगा, ये बात अलग है। बात मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, बात आपकी एकदम सही है, मगर मेरा ये मानना है कि हमें एक व्यवस्थित बुद्धिजीवी तरीके से बात कहनी चाहिए। हमें केवल राजनीतिक मुद्दे बनाने कर हम ये बातें कहेंगे तो इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं है। हमारे अंदर जो कैटेगरी है, बहुत बड़ी कौम है, बैकवर्ड क्लास 5000 जातियां हैं। इन जातियों को एक संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, और हर जाति को विश्वास में लेकर कि देखिए हमारा ये रोल है और हमारा यहाँ पर यदि हम ये ऐसे करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा। भाई आप जब 65% लोगों को 21% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो सीधी सी बात है 1000 जातियाँ तो बाहर ही होनी है, 27% रिजर्वेशन देने से बाहर ही होनी है। क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको 27% रिजर्वेशन आप 70% लोगों को दे रहे हैं तो वो तो बाहर ही होनी है, जाएगी कहाँ? आप उनको दो ना, 35% दो। 70% यदि पॉपुलेशन है, 35% उनको रिजर्वेशन हक है, मिलना चाहिए, मिल दे दो। 50% दो रिजर्वेशन, जितनी जाति है, वर्ग है, उस क्लास का, उस कैटेगरी का 50% दे दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका है ये, कहीं पर भी इसमें कहीं गलत नहीं है। तो कोई कह सकता है साहब देखिए ऐसा करने से ये नुकसान हो जाएगा इन बच्चों को, कहीं नुकसान नहीं होगा। मगर इसके लिए इंटेलेक्चुअल वर्क चाहिए। इसके लिए केवल अनपढ़ नेताओं का वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो फिर नुकसान दोनों को होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना है, अंततः जो परिणाम भुगतना है वो गरीब स्टूडेंट भुगतेगा, जो तैयारी कर रहा है वो भुगतेगा। बाकी तो सब अपनी रोटियां जिधर सेकनी है उधर सेक के चला जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मेरा ये मानना है जैसी लड़ाई लड़ रहे बेहतरी से लड़िए, हमें मैं कोई ऐतराज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए, आंदोलन नहीं करने चाहिए, मैं नहीं कहता। पर मैं कहता हूँ कि दुकानें चलाने के उद्देश्य से जो लोग कुछ कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट का विरोध कर रहे हो, दूसरे का समर्थन कर रहे हो, इसका ये कह रहे हो, इसके बैक पीछे पड़े हुए हो। इसने कहा नहीं हमारी बात हो गई है, उसको हमने धमका दिया है, वो कह रहा है कि हम आपको अभी वीडियो चढ़ा रहे हैं। क्या वीडियो क्या तुम किस लेवल की बात कर रहे हो? यही तुम अपने वही
500 साल पहले की बात अभी भी लेके चल रहे हो। तुम्हें जैसे ठगा गया वो वो कह देता है हाँ बना लेते हैं, क्या हो गया, वीडियो तो बनाना है, बना देगा। बैकवर्ड क्लास के साथ धोखा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हमारी सिंपैथी उनके साथ है। अरे ये मर्सिया गाने वाले बहुत हैं, मत फंसो इस जालों में। ये बहुत इंटेलेक्चुअल जातियां हैं धंधा करने वाली। सावधान रहो, सतर्क रहो, एक रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और समाज के लोगों को उठाने की कोशिश करो। सर्जिकल स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होता है, सब जिंदा नहीं रहते, लोग मर जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, झूठी सर्जिकल स्ट्राइकें करोगे तो मरोगे। तुम अपने ही लोगों को ख़त्म कर सकते हो, नुकसान खुद का ही कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये मानना है हमें व्यवस्थित, शांतिपूर्ण, बहुत अच्छी तरीके से, कानूनी तरीके से हमारा एक ऐसा पक्ष रखते हुए कि एक नया चेंज आए, लोग कहे कि वास्तव में देखिए उदाहरण बने कि बैकवर्ड क्लास ने वैसे लड़ाई लड़ी थी और उसका रिजल्ट ये रहा। ये आधार बनना चाहिए। बाकी तो देखो, मेरे को ना तो राजनीति करनी है, ना मैं किसी संगठन पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं रखता हूँ। मैं सरकारी सेवक हूँ, सरकारी सेवक के हिसाब से ज़िंदगी जीता हूँ। मैं तो सरकारी नीतियों का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और बहुत बेहतरी से करता हूँ। मेरा काम है, मैं इसी लिए मुझे तनख्वाह मिलती है कि मैं उन पॉलिसीज़ को फॉलो करूं जो निर्देश हैं, और जो मुझे मेरा नैतिक दायित्व है वो मेरा लीगल दायित्व है उसको विद एथिक्स पूरा करूं। ये मेरा एक टारगेट रहता है और हर कर्मचारी का ये रहता है और रहना भी चाहिए। बाकी तो देखो जो हैं आप जानो। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात जो भावना थी मैंने मेरी उजागर की है, मैंने मेरे हिसाब से पेश की है। आपको जैसा ठीक लगता है तो स्वीकार करिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो विचार हर आदमी अपना पेश कर सकता है। हम जितने लोग हैं अपने अपनी सोच है, अपने अपने हिसाब से, और यदि सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे तो उसमें कुछ नया निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, अच्छा निकलेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।